ग्रुप ए इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी में ग्रुप ए में बहुत सारे टॉपिक्स हैं और इसमें टॉपिक 2 और टॉपिक 9th, टॉपिक 2 और टॉपिक 9th, ये दोनों टॉपिक हम लोग एक साथ करेंगे। एक्चुअली जो सिलेबस आपका सेट किया है, हैप्पैज़ार्डली सेट किया है, कोई कोरिलेशन सिलेबस के टॉपिक में नहीं। हम लोगों को ऐसे समझना है, इसी को ऐसे कोरिलेट करना है कि लिंक बने, गेटिंग और नॉट, लिंक बनाने के लिए। और इन दोनों टॉपिक का कंबाइंड 40 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा भी है कि दोनों टॉपिक आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। तो टॉपिक 2 में है इन्फ्लेशन कंसेप्ट, सिलेबस है ना सबके पास, इन्फ्लेशन कंसेप्ट एंड कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, हिंदी में इसको कहते हैं मुद्रास्फीति अवधारणा और मुद्रास्फीति का नियंत्रण। ये टॉपिक है, मुद्रास्फीति अवधारणा और मुद्रास्फीति का नियंत्रण। एक क्लास नोट्स का जो फ्रेमवर्क है खींचते जाइएगा, जो जो मैं यहाँ लिखता हूँ, बाकी आपको ये नोट्स मिलेगा। देखिए आपके लिए नोट्स तैयार, ठीक है। तो क्लासरूम में जो होगा उसको आप खींचते जाइएगा, आराम से सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुनिएगा। कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, उसके बाद इसमें यही लिखा हुआ है मॉनेटरी, मौद्रिक, फिस्कल एंड डायरेक्ट मेजर्स, फिस्कल एंड डायरेक्ट मेजर्स, फिस्कल एंड डायरेक्ट मेजर्स, मौद्रिक, राजकोषीय और प्रत्यक्ष उपाय, मौद्रिक, राजकोषीय और प्रत्यक्ष उपाय। मतलब यहाँ लिखा है कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, और कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन में नियंत्रण कैसे करेंगे मुद्रास्फीति का, तो मौद्रिक उपाय, राजकोषीय उपाय और प्रत्यक्ष उपाय। ये आपका सिलेबस का दूसरा टॉपिक है, मुद्रास्फीति अवधारणा और मुद्रास्फीति का नियंत्रण। और उसमें दिया हुआ है नियंत्रण कैसे, तो मॉनेटरी, फिस्कल और डायरेक्ट मेजर्स, मतलब मौद्रिक, राजकोषीय और प्रत्यक्ष उपाय। उसके बाद टॉपिक 9th में है, यहाँ पर देखिए मॉनेटरी मिला आपको, और टॉपिक 9th जोड़ने का मतलब है क्योंकि वहाँ फिस्कल दिया हुआ है। यही दो, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई डिटरमाइन करता है और गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल पॉलिसी डिटरमाइन करता है। आरबीआई के हाथ में मौद्रिक नीति होती है और गवर्नमेंट, सरकार के हाथ में क्या होता है, राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। इसीलिए ये दोनों को हम लोग एक साथ लेकर चल रहे हैं। आपका कोई टॉपिक नहीं छूटेगा, लेकिन हम लोगों को कोरिलेट इसी तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। टॉपिक हैप्पैज़ार्डली दिया हुआ, इसलिए इस तरह से किया गया है। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक 9th में है वो है फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। अब जैसे इंग्लिश लिखता हूँ तो आप, मैं हिंदी बोल देता हूँ, तो हिंदी मीडियम वाले लिखते जाइए। फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, कंसेप्ट एंड रोल ऑफ, अवधारणा, फिस्कल पॉलिसी, कंसेप्ट, कंसेप्ट, फिस्कल पॉलिसी, कंसेप्ट एंड रोल ऑफ फिस्कल पॉलिसी, रोल ऑफ फिस्कल पॉलिसी, रोल ऑफ फिस्कल पॉलिसी in achieving, role of fiscal policy in achieving employment stability and economic growth। राजकोषीय नीति और राजकोषीय नीति की अवधारणा और रोल ऑफ फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति की भूमिका क्या है अर्थव्यवस्था में रोजगार, स्थिरता और विकास। ये है आपका राजकोषीय नीति की भूमिका क्या है अर्थव्यवस्था में रोजगार, स्थिरता और आर्थिक विकास लाने। मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी, इस दोनों टॉपिक का मतलब है कि आप लोगों को ये दोनों बढ़िया से कर लेना है, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू भी इससे आता है। और जो लोग मेरे से पढ़े हैं वो समझ रहे होंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी से क्वेश्चंस कैसा आता है।
आपको यहाँ भी छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस करना मेंस में अब आपका काम है। मैं अवधारणाएं कंसेप्ट्स क्लियर करूंगा, लेकिन यू हैव टू प्रैक्टिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब कि आपको एमपीएफसी का एमसीक्यू भी करना है उस 160 नंबर के लिए, ठीक है। तो हम लोगों को ये 2 टॉपिक पढ़ना है। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चंस हैं शॉर्ट में कि व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रास्फीति क्या है ये अगर आप जानते हैं तो डिफिनीशन बेस्ड एमसीक्यू आपका सॉल्व हो जाएगा। ये सारे पहले नोट्स में मैंने एक साथ क्वेश्चंस लिख दिए हैं, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हो, कीवर्ड्स क्वेश्चन के फॉर्म में, जहाँ से आपको एमसीक्यू में आ सकता है। ऐसी भी प्रोबेबिलिटी कि मान लो 20 वर्ड्स में आ गया, तो यही सारे जो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं ये आपको 20 वर्ड्स में भी लिखने आने चाहिए। इन्फ्लेशन क्या है, तो पहला है व्हाट इज़ इन्फ्लेशन। सुन लीजिए क्योंकि ये सब नोट्स में लिखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा आप लिख सकते हैं, जॉट आउट कर सकते हैं। व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, तो मुद्रास्फीति क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टूल्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो इसमें एमसीक्यू आता है, जैसे पहला आपको दे दिया इन्फ्लेशन, दूसरा है इसमें टूल्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, टूल्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन के डिफिनीशन से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का उल्टा होता है, अभी पढ़ेंगे थोड़ा। और इन्फ्लेशन के बाद टूल्स ऑफ, मतलब टूल्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, तो लिख देगा आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर नॉट द टूल्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जिसे मुद्रास्फीति नियंत्रित नहीं होती है। 4 एमसीक्यूज दे देगा, पहचानना रहेगा 1 2 2 3 1 2 3 नन ऑफ द अबव, इस तरह से भी एमसीक्यू बनता है। तो आपको इसी में जैसे मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी लिखा हुआ था अभी कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन में, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति, तो वही मौद्रिक और राजकोषीय नीति का कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ बना के दे देगा। अब आपको पहचानना है कि वो उससे हम इन्फ्लेशन नियंत्रित कर पाते हैं या नहीं, तो ये चीज़ें होती है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ डिफ्लेशन। अब इन्फ्लेशन पढ़ रहे हैं तो इसका छोटा भाई डिफ्लेशन क्यों ना पढ़ें। ये मुद्रा अवस्फीति होता है, एक कीमत बढ़ना है, एक कीमत का घटना होता है। बेसिक्स क्लियर होगा तो आप लोग समझ रहे होंगे। प्राइस राइज इसको बोलते हैं और इसको प्राइस डिक्रीज बोलते हैं। व्हाट इज डिफ्लेशन। उसके बाद एक है व्हाट इज रिफ्लेशन। रिफ्लेशन भी एक होता है, बहुत अंदर डेप्थ तक जा रहा हूं। ये अगर इन्फ्लेशन जो है जानबूझकर किया जाए उसको रिफ्लेशन बोलते हैं, वो सब नोट्स में मिलेगा। उसके बाद डिफ्लेशन के साथ एक डिसइन्फ्लेशन भी होता है, कभी कभी प्राइस फॉल भी जानबूझकर किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, डिसइन्फ्लेशन। बहुत नॉर्मल किताबों में बुक्स में ये सब जानकारियां नहीं मिलेगी, लेकिन अगर जेपीएससी इसको टॉपिक बनाया है तो डेप्थ में जाकर पूछेगा तो ये सब पूछ सकता है, उन सबको भी हम नोट्स में लिखेंगे। एक को कहते हैं मुद्रा संस्फीति और एक को इसको कहते हैं हिंदी में मुद्रा स्फीति, और जो रिफ्लेशन है उसको कहते हैं मुद्रा संस्फीति। हिंदी में इस तरह के अंतर होते हैं। उसके बाद व्हाट इज स्टैगफ्लेशन। एक एमसीक्यू ऐसे भी है कि स्टैगफ्लेशन से एमसीक्यू आता है। या स्टैगफ्लेशन क्या होता है डिफिनीशन पे, तो स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, स्थिरता और प्राइस राइज। इस तरह से क्वेश्चंस आपको शुरू में इकट्ठे किए गए हैं। और आगे में है व्हाट इज हाइपर इन्फ्लेशन, व्हाट इज कोर इन्फ्लेशन, अति स्फीति क्या है, द्रुत स्फीति क्या है, कोर इन्फ्लेशन क्या है, कोर मुद्रास्फीति क्या है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है। उसी तरह डब्ल्यूपीआई क्या है, सीपीआई क्या है। डब्ल्यूपीआई सीपीआई वगैरह से क्वेश्चंस आते हैं। कितने कमोडिटी है इसमें, कितना कमोडिटी इन्फ्लेशन में जब निकालते हैं तो 2 तरह से निकालते हैं, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई। तो डब्ल्यूपीआई में कौन कौन से कमोडिटी हैं, कितने कमोडिटी हैं, किस सीपीआई में है कितने कमोडिटी, कौन निकालता है, कितना आधार वर्ष है, ये सब एमसीक्यूज में आता है। उसके बाद है व्हाट इज फिलिप्स कर्व। इन्फ्लेशन पढ़ते हैं तो एक फिलिप्स कर्व भी आता है। फिलिप्स कर्व इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप होता है। सब धीरे धीरे आप लोग पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको इस सिलेबस का बाउंड्री बतला रहा हूँ। 2 टॉपिक दे दिया, उस 2 टॉपिक में कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके लिए वो मैं बतला रहा हूँ। तो एक फिलिप्स कर्व पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, जिसमें आपका सिलेबस में सीधे लिखा हुआ है
मुद्रास्फीति नियंत्रित कैसे करें। और उसी में एक आता है इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन कि मुद्रास्फीति का प्रभाव, तो इसका प्रभाव पॉजिटिव भी हो सकता है और इसका प्रभाव निगेटिव भी हो सकता है। एमसीक्यूज भी इससे आते हैं। अगर 250 शब्दों में लिखना रहे तो फ्लो चार्ट का यूज करते हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा नोट्स। 250 शब्दों में सिर्फ फ्लो चार्ट बनाएंगे पॉजिटिव और निगेटिव का। उसके बाद जब डिटेल लिखना रहेगा तो इसी को हम लोग लैंग्वेज में लिखते हैं सारे चीज़ें। मतलब एक सेपरेट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन के साथ साथ कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो पॉजिटिव नकारात्मक प्रभाव क्या है उसका, और धनात्मक प्रभाव क्या है, मुद्रास्फीति की वजह से क्या क्या होता है। उसके बाद है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। अब आरबीआई पढ़ रहे हैं, ये इन्फ्लेशन पढ़ रहे हैं, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई में एक एमपीसी बनाया गया है 2016 में। तो हम लोग एमपीसी के कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में भी पढ़ लेंगे, हो सकता है कि वो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी को भी समझेंगे। उसके बाद दूसरा वाला टॉपिक में आएंगे एमपीसी के बाद, तो उसमें फिस्कल पॉलिसी है कि राजकोषीय नीति होता क्या है। राजकोषीय नीति के बाद एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, विस्तारित राजकोषीय नीति होता है। डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चंस एमसीक्यूज के आ सकते हैं। उसके बाद कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, संकुचित राजकोषीय नीति, तो ये सब एमसीक्यू। उसके बाद और एक है व्हाट आर द टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में क्या उपकरण है जो सरकार यूज करती है, राजकोषीय नीति के तहत क्या टूल्स हैं। ये अभी जितने हम लोग बात किए सब शॉर्ट आंसर था, एमसीक्यूज का था, ठीक है। अब लॉन्ग आंसर में देखते हैं, आइए। लॉन्ग आंसर में है क्या कि व्हाट इज इन्फ्लेशन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या है, इसके कारण क्या हैं, इसे कैसे मापा जा सकता है, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, और इस पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, सब एक साथ। और इसके दुष्प्रभाव, मान लो कि पॉजिटिव इफेक्ट्स और निगेटिव इफेक्ट्स मैंने पढ़ाया, हो सकता है सिर्फ दे व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, निगेटिव इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, दुष्प्रभाव को बतलाइए, पॉजिटिव नहीं पूछेगा। तो नोट्स में आपका सब कुछ रहेगा, पॉजिटिव निगेटिव सब कुछ रहेगा। अब क्वेश्चंस इतने सारे दे देंगे, इन्हीं क्वेश्चंस को आपको लिख लिख के दिखाना है, चाहे वो शॉर्ट आंसर हो चाहे वो लॉन्ग आंसर। ये मेरे सारे नोट्स मिलने के बाद आपको इन्हीं क्वेश्चंस पर ध्यान देना है। एक और क्वेश्चन है दूसरा, उसी क्वेश्चन को अलग ढंग से लिखा है, मुद्रास्फीति की अवधारणा को स्पष्ट करें, इसे केंद्रीय बैंक और सरकार कैसे नियंत्रित करती है। अब दोनों दे दिया इसमें आपने। फिस्कल देखो, मैंने शुरू में ही दो टॉपिक को जोड़ा, फिस्कल पॉलिसी भी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का काम करती है और मॉनेटरी पॉलिसी भी इन्फ्लेशन कंट्रोल का काम करती है। अलग अलग टॉपिक है और अलग अलग टॉपिक को अलग अलग से पढ़ेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन कंबाइंड नहीं हो सकता। लेकिन एक ही क्वेश्चन में दिया कि इन्फ्लेशन नियंत्रण राजकोषीय नीति से और मौद्रिक नीति से, इसी यही रीजन है दोनों टॉपिक को एक साथ पढ़ाना। आपको ऐसे भी प्रिपेयर रहना है कि अगर 40, इनफैक्ट कि 40 नंबर में एक पूछ ही नहीं सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाला लिखने के लिए नहीं है। इसीलिए दोनों टॉपिक को कंबाइन किया गया है कि वो क्या कारण है, क्या क्या उपाय हैं जिससे राजकोषीय नीति या मौद्रिक नीति से इन्फ्लेशन को नियंत्रित किया जा सकता है। तो हम दोनों पढ़ेंगे और दोनों को एक साथ लिखेंगे, दोनों टॉपिक के मसाले को चुराएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। उसके बाद एक है फिर इसमें मुद्रास्फीति क्या है, इसे मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति, अच्छा ये तो इंग्लिश मीडियम में हो गया, हिंदी मीडियम। हाउ फिस्कल पॉलिसी कंट्रोल इन्फ्लेशन, अब एक अलग से सिर्फ फिस्कल पॉलिसी के लिए है, एक क्वेश्चन सिर्फ अलग से फिस्कल पॉलिसी के लिए कि हाउ फिस्कल पॉलिसी कंट्रोल इन्फ्लेशन, ये मुद्रास्फीति नियंत्रित कैसे करती है। और आप देखिए कि सिलेबस में लास्ट लाइन जो फिस्कल पॉलिसी के बारे में लिखा हुआ है कि हाउ फिस्कल पॉलिसी क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी एंड अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ, लिखा हुआ है ना, 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट, स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ, रोजगार, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि। तो यहाँ पर एक कंट्रोल इन्फ्लेशन भी दे दिया और आपको एम्प्लॉयमेंट भी दे देता हूँ
आपको इकोनॉमिक ग्रोथ भी दे देता हूं और आपको स्टेबिलिटी भी दे देता हूं। ये 4 कीवर्ड्स आपके क्वेश्चन में देकर एक पूरा फुल क्वेश्चन तैयार कर दिया कि राजकोषीय नीति किस तरह से इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है, किस तरह से अर्थव्यवस्था में रोजगार लाती है, किस तरह से अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि लाती है, किस तरह से आर्थिक व्यवस्था में स्थिरता लाती है। क्वेश्चन बना या नहीं बना फुल? अब पहला टॉपिक में सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी में इन्फ्लेशन लिखा हुआ है, फिजिकल पॉलिसी में अलग से पढ़ोगे तो इन्फ्लेशन भी फिजिकल पॉलिसी। सरकार इन्फ्लेशन नियंत्रित करना चाहती है या नहीं चाहती? सरकार चाहती है ना मुद्रास्फीति नियंत्रित हो। तो आपके सिलेबस में दिया है फिजिकल पॉलिसी और एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी, और एक पॉलिसी एक इधर दिया हुआ है सिलेबस में मॉनेटरी पॉलिसी और इन्फ्लेशन, कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। लेकिन फिजिकल पॉलिसी भी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, तो इसको कैसे इग्नोर कर दे? तो हो सकता है फुल क्वेश्चन फिर दोनों टॉपिक को मिला के आए कि राजकोषीय नीति कैसे मुद्रास्फीति नियंत्रित करती है, हाउ फिजिकल पॉलिसी कंट्रोल इन्फ्लेशन, अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ, ब्रिंग्स स्टेबिलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट टू इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में कैसे राजकोषीय नीति रोजगार लाती है, समृद्धि स्थापित करती है और स्थिरता लाती है। गेटिंग और नॉट? समझ में आया? पूरा सिलेबस का बाउंड्री समझ में आया या नहीं? 2 टॉपिक एक साथ लेके चलेंगे, कंसेप्ट फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का क्लियर करना है। बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज के और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस को भी कवर किया गया है, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी कुछ आपको टॉपिक में नोट्स में दे दिए गए हैं। अब अभी मैं चर्चा करना शुरू करता हूं, अभी से शुरुआत करता हूं, और जो जो समझ में आए लिखते रहना है, बाकी सब नोट्स में है। चलिए शुरुआत करते हैं फिस्कल पॉलिसी से, राजकोषीय नीति से। राजकोषीय नीति कहते हैं, राजकोषीय नीति क्या होता है? व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? तो कहते हैं फिस्कल पॉलिसी हैज 2 टूल्स। फिस्कल पॉलिसी हैज 2 टूल्स, टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर। टैक्सेशन का मतलब करारोपण, करारोपण नीति। टैक्सेशन पॉलिसी, करारोपण नीति। बैठो बाबू, मिला जगह। करारोपण नीति और एक्सपेंडिचर पॉलिसी, व्यय नीति। देयर आर 2 टूल्स अंडर फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। एक बच्चे और होता है, ठीक है, अभी हो गया है, और एक है, कोई और आएगा तो ले आना चेयर, कोई और आएगा तब ले आना, अभी सीट फुल हो गई। फिस्कल पॉलिसी में एक है फिर डेब्ट पॉलिसी। एक ये भी टूल होता है, कर्ज की नीति, लेकिन ये जनरली कर्ज की नीति इस एक्सपेंडिचर पॉलिसी में इंक्लूड होता है। आपको यह भी एमसीक्यूज में आता है कि व्हाट आर द टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो टूल्स टैक्सेशन, करारोपण, एक्सपेंडिचर और डेब्ट। कर्ज की नीति, सरकार देखो ये काम करती है कि नहीं, आप पर कर लगाती है या नहीं लगाती? गवर्नमेंट इम्पोज टैक्सेस ऑन यू पीपल और नॉट? गवर्नमेंट इनकर्स एक्सपेंडिचर और नॉट? खर्चा करती है या नहीं? रेल पुल बनाती है या नहीं बनाती? आपको रोजगार देती है, उसमें भी खर्चा है। सरकार कर्ज लेती है या नहीं लेती है? वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेती है, आरबीआई का सरप्लस मनी यूज कर लेती है, बहुत सारे कर्ज लेकर सरकार अपना काम करती है। तो ये सरकार की नीति है। फिस्कल पॉलिसी को बस ऐसे फ्रेमवर्क दिमाग में बिठा लो, सरकार जो काम करता है वो हम पढ़ रहे हैं। तो सरकार ये 3 काम करता है, आप पे कर लगाता है, आप पर खर्चा करता है और कर्ज लेता है। कर्ज किस लिए लेता है? डेवलपमेंट के लिए। कभी कभी सरकार कर्ज ले लेती है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने के लिए भी, जो 1991 के पहले हुआ था। धोती साड़ी योजना बांटने के लिए भी कर्ज ले लेती है, जो कि वो इकोनॉमी के लिए फ्रूटफुल नहीं होता है। अब इसी में यही नीति है कि कर्ज ले तो कैसे ले, कर्ज ले तो खर्चा कैसे करे, कहाँ करे, एफिशिएंटली करे, कंजम्पशन पे ना करे, प्रोडक्शन पे करे। टैक्सेशन ऐसा हो कि सभी लोग टैक्स दें, टैक्स बेस ज़्यादा हो, ये नहीं कि हाई टैक्स इंपोज करें, कोई टैक्स ही ना दे। सरकार खर्च कहाँ करे, तो आईटीबीपी का बटालियन बनाए, रेलवे में 1 लाख नौकरियां दे, यही करती है ना सरकार का। एक ओवर ब्रिज बना दे, रांची टू हजारीबाग मेट्रो रेल बना दे। दीज आर द थिंग्स अंडर फिस्कल
पॉलिसी। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये तीनों, ये देखो कि अभी इकोनॉमी में सिचुएशंस क्या है। अभी इकोनॉमी में सिचुएशंस, मांग की सिचुएशंस मैं पूछ रहा हूं कि वेदर एग्रीगेट डिमांड एग्जिस्ट और नॉट, वेदर यू पीपुल आर डूइंग रेगुलर एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ्स, कार्स, ऑन अदर कंज्यूमर गुड्स और नॉट। आप रेगुलर कुछ ना कुछ खर्च कर रहे हो या बैठे हुए हो घर में हाथ बंद कर? सही सही बताना। बैठे हुए हैं। आज जो अगर अभी बोलता ना खर्चा कर रहे हैं, तुरंत फीस जमा करवा लेता उससे। आप लोग का सभी का हाथ अभी क्या है? बंद है। आप अभी बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेट द इकोनॉमी बूम। क्यों? क्योंकि अभी कोरोना का दौर चला और बिकॉज ऑफ कोरोना ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि एग्रीगेट डिमांड, अभी लोगों का कुल मांग कम है। और आप लोग तो बिल्कुल भी मांग नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो अर्थव्यवस्था की परमानेंट समस्या है कि नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं, या छोकरी मिलेगी नहीं तो डिमांड कहां से करेंगे? एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं तो एग्रीगेट डिमांड क्या है? आप लोगों के साथ समस्या तो यही है ना, रोजगार होगा तभी तो डिमांड करेंगे। इसका मतलब बिकॉज ऑफ कोरोना। अभी बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। वे बैक में जाएंगे, पीछे जाएंगे तो इसमें जीएसटी भी एक रीजन था। जब जीएसटी इंपोज हुआ था तो एग्रीगेट डिमांड कम हो गया था, प्रोड्यूसर हाथ बांध लिए थे, उन्होंने कहा जीएसटी को सेटल होने दो तब अपना प्रोडक्शन फिर से शुरू करेंगे। ये भी एक रीजन था। डीमोनेटाइजेशन भी एक रीजन था। विमुद्रीकरण, सब कुछ नोट्स में नहीं मिलेगा, कुछ कुछ लिखते रहना। विमुद्रीकरण भी एक रीजन था लो एग्रीगेट डिमांड का। इसका मतलब आप लोगों को लाइन में लगवा दिया गया, सब लोगों का, भाइयों एवं बहनों, आज रात 8 बजे से 500 और 1000 का नोट बंद। तो क्या हुआ? पैसे खत्म, पैसे खत्म, एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया? कम हो गया। काला धन, या जो भी मोदी जी का कंसेप्ट था कि काला धन खत्म करेंगे, लोगों के पास पैसे नहीं रहे। अगर काला धन भी था जिसको पहले रियल एस्टेट में खर्च करते थे, वो सब का सब जनधन अकाउंट में चला गया। और जनधन अकाउंट को सरकार ने 400 करोड़ हो या 500 करोड़ हो, सबको सीज कर दिया 4 साल के लिए। इसका मतलब आपके पास पैसा नहीं रहा डिमांड। ये बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं। एकदम लास्ट में लगा दो, एकदम लास्ट में लगा दो। थोड़ा उठा के ले आओ ना, अरे गांव का आदमी उठाओ। अरे बदमाश, इतना एनर्जी फिर। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से मांग कम हो सकती है। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जब मांग बढ़ भी जाता है। इकोनॉमी में दोनों सिचुएशंस हो सकते हैं। नौकरी है, शादी का सीजन है, बोनस बॉस दे दिया तो डिमांड बढ़ जाता है या नहीं बढ़ जाता है? दोनों रीजंस होते हैं। अभी हम लोगों का सिचुएशन मैंने आपको दिखाया है लो एग्रीगेट डिमांड का। अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, अगर आप लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, सभी की नौकरी हो गई, सभी के पैकेट में पैसा है, और आप लोग यहाँ पर बाहर में एक चाय की टपरी लगाता है, गोलगप्पे कोई बेचता है, सभी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है अभी, आप लोग सभी क्या करोगे? वहाँ पर लाइन लगा दोगे, एक्स्ट्रा कंजम्पशन करोगे। तो जब ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड होता है वो भी दिक्कत हो जाता है, और वहाँ पर प्राइस क्या हो जाता है? राइज हो जाता है। दशहरे के मेले में देखे हो ना, गोलगप्पे वाला प्राइस बढ़ा देता है, रेट बढ़ा देता है। अभी बेचेगा 10 का 6, उस समय बेचेगा 10 का 2, और टेस्ट भी उस समय नहीं रहता है, लेकिन लोग फिर भी खाते हैं क्योंकि मेले में निकले हैं तो वो खाएंगे। एग्रीगेट डिमांड क्या है उस वक्त? ज़्यादा है। एग्रीगेट डिमांड जब ज़्यादा रहता है तो बच्चे इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति हो जाता है। और ये भी सिचुएशन हार्मफुल है। और एक सिचुएशन है एग्रीगेट डिमांड कम का, जो कि ऐसे रीजन से अभी आपका एग्रीगेट डिमांड क्या है? कम है। या तो कोरोना है, या तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, या तो मोदी जी ने विमुद्रीकरण कर दिया। बहुत सारे ऐसे रीजन्स हो सकते हैं। नहीं, ये इन्फ्लेशन है, और ये जो है विशियस साइकिल ऑफ लो डिमांड में आप इस तरह से फंस जाते हैं। अगर एक बार डिमांड आपका कम हो जाता है, अभी मैं बतला रहा हूं, डिमांड अगर आपका कम हो जाएगा इकोनॉमी में तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोडक्शन कम करेगा।
अब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कम करेगा, जब वो रॉ मटेरियल लेगा नहीं, रिसोर्सेस लेगा नहीं, तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आप लोगों को रोजगार मिलेगा नहीं तो फिर परचेजिंग पावर कम होगा या नहीं, क्रय शक्ति। तो क्रय शक्ति जब कम हो जाएगा तो फिर से आप लोग क्या करोगे, एग्रीगेट डिमांड कम करोगे। एक बार अगर डिमांड अर्थव्यवस्था में कम हो जाए किसी भी कारण से, और इसको एडी लिखते हैं, एग्रीगेट डिमांड, इसको समग्र मांग कहते हैं, क्योंकि हमारा मैक्रो इकोनॉमी का स्टडी कर रहे हैं, इकोनॉमी एज ए होल का स्टडी कर रहे हैं। ये इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है कि यहाँ हम डिमांड लिखें, इसको समग्र मांग या कुल मांग कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इसीलिए बार बार एग्रीगेट डिमांड लिख रहे हैं। अगर अर्थव्यवस्था में किसी भी वजह से कुल मांग अगर कम हो जाती है, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कम कर देता है, तो वह अपने मजदूरों की छटनी भी करेगा, धीरे धीरे रोजगार भी कम हो जाएगा। रोजगार कम होगा तो क्रय शक्ति भी कम हो जाएगी। क्रय शक्ति नहीं रहेगी, आपके पास खरीदने की चाहत नहीं रहेगी, क्षमता नहीं रहेगी, तो फिर से कुल डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यही जो विशियस सर्किल बनती है, इसको कहते हैं विशियस सर्कल ऑफ लो डिमांड। लो डिमांड, निम्न मांग का दुष्चक्र बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, निम्न मांग का दुष्चक्र। इस सिचुएशन को, ये जो सिचुएशन है, इसको रिसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिसेशन। ये मंदी का दौर शुरू हो गया भैया, कि आपके यहाँ प्रोडक्शन क्या हो गया, बंद हो गया। आपकी जीडीपी अभी माइनस में चली गई थी, पता था ना, कोरोना में माइनस में चला गया, प्रोडक्शन बंद, सब लोग घर में झाड़ू पोछा लगा रहे हैं सारा प्रोडक्शन बंद, फैक्ट्री बंद, तो आपका जीडीपी निगेटिव में चला गया। ये मंदी का दौर शुरू हो गया। युग पुरुष को धन्यवाद दीजिए जिसने फिर से प्रोडक्शन शुरू करवाया, और मंदी के दौर से हम लोग बाहर निकले। और अनुमान लगाया जा रहा है जीडीपी में कि वो डबल डिजिट क्रॉस कर जाएगा। और वो किसकी वजह से होगा, आप लोगों की वजह से होगा, क्योंकि आप लोग डिमांड करेंगे। इसका मतलब डिमांड का बहुत बड़ा रोल है इकोनॉमिक्स में। ये समझ में आया या नहीं। डिमांड अगर कम है तो रिसेशन आ जाएगा, रोजगार कम हो जाएगा, परचेजिंग पावर खत्म हो जाएगी। डिमांड अगर ज्यादा भी है, अगर आप ज्यादा डिमांड करने लगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा, मुद्रास्फीति हो जाएगी। इसका मतलब डिमांड का बैलेंस होना। कंक्लूजन क्या निकला कि इस डिमांड को, इस एग्रीगेट डिमांड को हमें बैलेंस में रखना है, न ज्यादा न कम। और बैलेंस में रखने का मतलब कि जितना आपके पास पैसा है उतने के ही बराबर डिमांड हो। और ये इम्बैलेंस आप अपने ऊपर लेकर देखेंगे तो इजीली समझ में आएगा। आपके पास पैसा जितना रहता है, अगर आप उतना ही डिमांड करते हैं तो खुश रहते हैं, रात में नींद आती है। लेकिन अगर आपके पास पैसा कम है और डिमांड ज़्यादा करते हैं, खूब ज़्यादा बुकिंग कर दी है अमेजन और फ्लिपकार्ट पे, और पैसा देने के लिए नहीं है, दोस्त से उधार मांग रहे हैं, और वो दे भी दिया गुड फेथ में, उसको आप लौटा नहीं पा रहे हैं, तो रात की नींद खराब होती है या नहीं। इसका मतलब इसका बराबर होना अर्थव्यवस्था में बहुत जरूरी है। जितना प्रोडक्शन ओवरऑल जीडीपी हो रहा है उसके इक्विवेलेंट ही एग्रीगेट डिमांड होता है। अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, इसका मतलब क्या, प्रोडक्शन आपका कम है, तो डिसइक्विलिब्रियम में आ गया इकोनॉमी। इन दोनों का, सप्लाई का, मनी सप्लाई का और डिमांड का बैलेंस होना बहुत जरूरी। इसका मतलब मैंने अभी आपको दो सिचुएशन दिखाया, एक रिसेशन का, एक इन्फ्लेशन का। एक रिसेशन को कहते हैं मंदी और इन्फ्लेशन को कहते हैं मुद्रास्फीति। दो सिचुएशन, और दोनों ही अर्थव्यवस्था के लिए हार्मफुल है। अब कैसे इसको करेक्ट करें, तो यहीं पर आता है यूज फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति विल हेल्प यू इन करेक्टिंग दिस सिचुएशन। वो एग्रीगेट डिमांड को स्थिर बनाती है। दोनों पॉलिसी का क्या रोल है, वो एग्रीगेट डिमांड को स्थिर करती है। तो अब सिचुएशंस आप समझ गए। अब चलिए हम लोग पॉलिसी का यूज करते हैं, और पहले पॉलिसी का यूज करते हैं फिस्कल पॉलिसी का, जिसमें आपने तीन पॉलिसी देखा है, टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर और डेप्ट। इस डेप्ट को हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। कहते हैं क्या कि खर्चा करते हैं, तो कर्ज कब लेंगे, जब खर्चा ज़्यादा करेंगे। इसका मतलब डेप्ट पॉलिसी जो है वो इसी से रिलेटेड। खर्चा अगर बढ़ गया तो आपको क्या लेना पड़ेगा, कर्ज। तो इसका कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा रोल
नहीं है, हम लोग इसी से अपने फिस्कल पॉलिसी को समझते हैं। अब वहां आपने देखा होगा कि एक बताया मैंने कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, एक बताया आपको एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी को हिंदी में कहते हैं विस्तारित राजकोषीय नीति, और कंट्रैक्शनरी को कहते हैं संकुचित राजकोषीय नीति। इसको विस्तारित राजकोषीय नीति और इसको संकुचित। अब देखिए क्या होता है संकुचित और क्या होता है विस्तारित, कंट्रैक्शनरी एंड एक्सपेंशनरी, और कैसे ये एग्रीगेट डिमांड को बैलेंस करता है। हमारा पर्पस क्या होगा देखना कि वो जो दोनों सिचुएशंस थे, इन्फ्लेशन का और लो डिमांड का, उन दोनों सिचुएशंस को इसको करेक्ट करना है इन दोनों पॉलिसीज। गवर्नमेंट क्या करती है कि टैक्स को कम कर देती है, टैक्स को कम कर देती है। आप लोगों पर टैक्स कम लेने लगे सरकार, और एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है। पहला काम सरकार ने यह किया कि टैक्स आप लोगों से कम लेने लगी, और सरकार ने अपने खर्चे क्या किए, आप लोगों से अगर टैक्स कम लेगी तो यू विल हैव मोर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत उपभोग आय। अगर सरकार आपसे टैक्स कम ले रही है तो यू विल हैव मोर मनी टू स्पेंड। सरकार कह देगी टैक्स नहीं लेंगे इस बार, तो बढ़िया लगेगा, अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? तो टैक्स अगर कम ले रही है तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आपके पास बढ़े। इसका मतलब आप जो है वो क्या करोगे, डिमांड ज्यादा करोगे। इसका मतलब जो लो एग्रीगेट डिमांड का सिचुएशन था, जैसे ही सरकार आपसे टैक्स कम लेने लगती है तो आप डिमांड क्या करते हो, बढ़ा। तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ? लो एग्रीगेट डिमांड का सिचुएशन था, सरकार ने आपके पास टैक्स कम करके पैसा दे दिया, लिक्विडिटी दे दी आपको, लो खर्च करो, जी लो जिंदगी, टैक्स मैंने माफ किया तुम। तो आपके पास जब इनकम बढ़ जाता है तो आप डिमांड ज्यादा करने लगते हैं। तो जो रिसेशन में इकोनॉमी रहती है वो बाहर निकलने लगती है। आप देखेंगे, रिलेट करिए आप अपनी अर्थव्यवस्था में, जब जब बजट पेश आता है टैक्स को कम या ज्यादा किया जाता है। तो टैक्स कम करने का मतलब ऐसा नहीं सब पे कम कर दिया। आप देखना, गौर करना, बजट अगर कभी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा है, आप रिलेट करोगे, जैसे आप सुनोगे अभी रियल एस्टेट डाउन चल रहा है ना। रियल एस्टेट पहले बहुत बूम किया हुआ था, ब्लैक मनी आपकी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा था, पैसा बहुत ज्यादा था, तो रियल एस्टेट का दाम बढ़ा हुआ था। अभी रियल एस्टेट का दाम क्या हो गया है? अगर रियल एस्टेट के डिमांड को सरकार बढ़ाना चाहे तो सरकार क्या करेगी, रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है वो कम कर देगी, घर पे रजिस्ट्री क्या कर देगी, कम कर देगी, शुल्क थोड़ा सा स्टैंप ड्यूटी वगैरह कम कर देगी। तो लोग घर जो सोचेंगे, अरे पहले 32 लाख रुपए में घर मिल रहा था और 2.5 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन में लग रहा था, अब 50,000 ही रजिस्ट्रेशन में लगेगा, चलो एक घर बुक करवा लेते हैं। तो घर का डिमांड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? इसका मतलब सरकार सेक्टरल टारगेट करती है, ये नहीं कि पूरे पे टैक्स बढ़ा दिया, पूरे पे टैक्स कम कर दिया। इतनी बड़ी इकोनॉमी है, जहां भी सरकार को लगेगा कि डिमांड कम है वहां के लोगों पर टैक्स क्या करेगी, वो कम कर देगी। ऐसे बैलेंस करती है सरकार, ऐसे फिस्कल पॉलिसी का यूज करती है। एक तरफ है एक्सपेंडिचर, अब सरकार को एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना है तो क्या करे, मनरेगा में गड्ढा खुदवाने लगा सरकार, रोजगार बढ़ाने लगा। ठीक है, कोरोना के बाद क्या हुआ था, लोगों की नौकरियां छूट गई, वीआईपी पे बच्चे लद के आ रहे हैं मम्मी पापा के साथ, मजदूर का पलायन हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, देखे थे या नहीं? आप झारखंड सरकार पीटी पढ़े हो, झारखंड सरकार में उस समय योजनाएं क्या बन रही थी, मजदूरों को यहाँ रोकने के लिए मनरेगा में ही उनको काम दिया जाएगा, बोला जाता था या नहीं? उनको इतना दिन का मजदूरी दिया जाएगा। अर्बन में तुरंत योजना बन गई। पहले मनरेगा जो था वो गांव तक था, मनरेगा का पैरेलल योजना अर्बन इलाके के लिए बनाया आपका झारखंड सरकार या नहीं? वो किस लिए दिया गया था? क्योंकि उसको पैसा मिले, वो अपना रोजी रोटी का डिमांड करे, जाके बीवी के लिए एक बहुत ज्यादा कुछ नहीं तो एक नेकलेस नहीं खरीद सकता है तो फूलों का गजरा ही खरीद के लाए, लेकिन खरीदे, डिमांड इकोनॉमी में कम होने ना। क्योंकि अगर अनाज उसको मोदी जी फ्री में दे रहे थे और अनाज लेके अगर वो बैठ जाता तो इकोनॉमी में डिमांड खत्म। तो उसको कुछ ना कुछ रोजगार देना था, तो मजदूरों को वैसे दिया,
स्वरोजगार के लिए, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए आपने सुना था 35,000 करोड़, सुना था या नहीं सुना था? निर्मला सीतारमण बैठ के बांट रही थी, हम भी इंतजार कर रहे थे कुछ आएगा, लेकिन आया नहीं मेरे पास। लेकिन बांटी थी या नहीं बांटी थी? वो किस लिए बांटा गया था? स्वरोजगार बढ़ाने के लिए। मतलब कि इकोनॉमी में जो वो पैसा जाए तो किसी न किसी तरह वो एग्रीगेट डिमांड बढ़ाए। तो सरकार इसी तरह से खर्चे करती है। सरकार नॉर्मल जो खर्चे है, जैसे अभी आपका जॉब निकाला, ये सरकार का खर्चा है। सरकार पेंशन नहीं देती है आपको, क्यों नहीं देती है? पेंशन पॉलिसी रिफॉर्म हुआ ना 2005 में, पेंशन का भार सरकार ने अपने ऊपर कम कर लिया। क्यों? क्योंकि अपने खर्चे रोकने के लिए, फिस्कल पॉलिसी में बैलेंस करने के लिए सरकार कहीं खर्चा करती है, कहीं खर्चा बढ़ा देती है। अगर सरकार को अभी अर्थव्यवस्था को रोटेट करना है तो वो जितना वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले, अभी आपको मोदी को लोगों को सुनेंगे गाली देते हुए, मैं मोदी भक्त नहीं हूं, डिस्क्लेमर है एक, आप लोग समझना इस बात को, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि अगर अभी मोदी को लोग गाली दे रहे हैं कि पहले, आप फेसबुक वगैरह देखते यूज करते हो या नहीं? उसी में लिखा रहता पहले था 2.5 लाख करोड़ का कर्ज, अब हो गया है 25 लाख करोड़ का कर्ज। ऐसा मिलता है या नहीं? अरे कर्ज क्यों ना हो, कर्ज नहीं लेंगे तो खर्चा कैसे करेंगे? और इकोनॉमी में कर्ज लेना कोई गलत बात नहीं, उसको प्रोडक्शन पे अगर आप खर्च कर रहे हैं तो कहीं से कोई गलत नहीं। मोदी ने आरबीआई का रिजर्व मनी यूज कर लिया, सुने थे या नहीं सुने थे? हल्ला हो गया कि रिजर्व मनी यूज, अरे पड़ा है पैसा, यूज करें, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इकोनॉमी में डिमांड बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना है तो करना ही पड़ेगा। और अपना घर का पैसा ना करके बाहर से उधार लें। रिजर्व मनी का मतलब क्या? सरप्लस मनी। आरबीआई हैज जनरेटेड सरप्लस मनी, जो आरबीआई का काम है उसके वजह से उसने सरप्लस मनी जनरेट किया हुआ, तो वो ऐसे ही इमरजेंसी के लिए तो यूज किया जाना है। वो तो आप पहले की सरकारों का लैक ऑफ पॉलिटिकल विल कह लीजिए कि उस रिजर्व मनी का यूज नहीं किया था, तो रिजर्व मनी का भी यूज कर लिया, वर्ल्ड बैंक से कर्ज भी ले लिया और इकोनॉमी में खर्चे हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कितने सारे प्रोजेक्ट पास हो रहे हैं। नितिन गडकरी झारखंड के रोड का नेटवर्क सुधारने के लिए प्लान, कहां से ये लोग पैसा ला रहा है? पेट्रोल के दाम अभी कम क्यों नहीं हो रहे हैं? उसका भी रीजन है, पेट्रोल का दाम अभी कम कर सकता है आपको, लेकिन वो उससे रिसोर्सेज जनरेट कर रहा है, किस लिए? खर्चा करने के लिए। अभी जो आपका अफगानिस्तान से प्रॉब्लम हो गया, रिलेशन अभी हमारा अब खत्म हो जाएगा क्योंकि तालिबान आ गया वहां। हम लोग वहां से गैस लेने वाले थे, इंपोर्ट करने वाले थे, और उस गैस से हम लोग अपनी गाड़ियां चला रहे थे, गाड़ियां चलाते। अभी आपको पता नहीं होगा, मारुति वगैरह पेट्रोल की गाड़ियां का प्रोडक्शन बहुत डाउन कर दी थी और गैस वाले में ध्यान लगा रही थी, क्योंकि सोच रहे थे कि अफगानिस्तान से अब सस्ता गैस आएगा और गैस की गाड़ियां दौड़ेगी। और ये स्पॉन्सर्ड है, यूएस बहुत चालाक है और उसने क्या किया अपने फेवर में, अभी तक नहीं लौट के जा रहा था अफगानिस्तान से। जब देखा कि इससे भारत को फायदा होगा तो भारत और चाइना अपने आप में सुपर पावर बन सकता है, तो रीजन को डीस्टेबलाइज करते हैं, तो उसने रीजन को डीस्टेबलाइज कर दिया। तो ये सब पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल ये सब नीतियां होती हैं जो साथ में चलती रहती हैं। आप सारे चीजों को समझ सकते हैं अगर आप अपनी इकोनॉमी को समझते हैं। तो इकोनॉमी में अभी एग्रीगेट डिमांड कम है, सरकार को खर्चा करना है, तो सरकार कर्ज ले रही है, तो आप बैठे हैं खाली और सरकार का क्रिटिसाइज कर दिए। इस बात को आपको समझना होगा कि खर्चा कहां किया जा रहा है। अगर सरकार कार और कुत्ते पर खर्च करती, आप देखते हैं ना इन सभी चीजों पर भी ब्यूरोक्रेसी में खर्च होता है। BMW खरीदा गया या नहीं खरीदा गया? गलत है, नहीं खरीदना चाहिए, एम्बेसडर से भी काम चल सकता है, लेकिन खरीदा गया। वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, वो अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं। अब अर्थव्यवस्था में अगर एक्सपेंडिचर, पेड़ लगाने का भी काम है, योजना है ना जनवन योजना, अगर पेड़ लगाने का काम है, सब्सिडी दी जा रही है, उससे लोगों में पैसे जा रहे हैं और उस पैसे का इकोनॉमी में क्या हो रहा है? रोटेशन हो रहा है, मल्टीपर्पस काम होता है, इन्वायरमेंट भी सिक्योर और उस पैसा, वो पैसा आपकी इकोनॉमी में घूम रहा है, इसलिए सरकार खर्चे करती है। अब यहाँ अगर सरकार अपना खर्चा बढ़ा देती है तो जो जनवन पेड़ लगा रहा है मजदूर, जो मनरेगा में गड्ढे खोद रहा है मजदूर, जो स्वरोजगार कर रहा है, जो रेडी पटरी लगा रहा है, सिलाई मशीन लगा रहा है, वो सब जाके बाजार में डिमांड करेगा या नहीं करेगा?
इसका मतलब आपका डिमांड यहां पर बढ़ गया, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया। अब टैक्स को कम करें, इसका मतलब बाय रिड्यूसिंग टैक्सेस एंड इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड एग्रीगेट डिमांड। इसी को कहते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। अगर एमसीक्यू में पहचानना आएगा कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या है तो आप समझेंगे या नहीं। टैक्स को कम करना तो क्या है ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। कर्ज लेना क्या है ये, क्या है कर्ज लेना, एक्सपेंशनरी। कर्ज लेगा तभी तो खर्चा करेगा। एक्सपेंडिचर पॉलिसी, और इतना आसान भी नहीं देगा, वो कुछ एक स्टेटमेंट देगा। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डन 35,000 ऑफ करोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। एक स्टेटमेंट दे दिया, ये क्या है, ये फिस्कल पॉलिसी है। समझ पा रहे हैं इस बात को या नहीं। अगर एक स्टेटमेंट दिया कि सरकार माइक्रो, छोटे, सूक्ष्म, घरेलू, मध्यम उद्योगों पर 30,000 करोड़ खर्चा कर रही है, ये क्या है सरकार का, सरकार की राजकोषीय नीति है, सरकार खर्चा करने का काम कर रही है। अगर एमसीक्यू में ऐसे लंबे स्टेटमेंट भी आए तो आपको पहचानना होगा कि वो क्या है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का भाग। सरकार कहती है कि गवर्नमेंट हैज रिसेंटली रिड्यूस्ड रजिस्ट्रेशन ड्यूटी ऑन सेलिंग ऑफ न्यू हाउस ड्वेलिंग्स। सरकार नए घरों के खरीदी पर रजिस्ट्रेशन शुल्क कम कर रही है। तो ये क्या है, ये टैक्सेशन कम किया जा रहा है, ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है, विस्तारित राजकोषीय नीति है। समझ में आया? अभी तक जितना बताया वो समझ में आया या नहीं? किसी को अगर नहीं आया तो बोलो। चलो, इसका मतलब हमने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से लो एग्रीगेट डिमांड के सिचुएशन को दूर कर लिया। एग्रीगेट डिमांड हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। गवर्नमेंट ऐसे ही एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाती है। अच्छा, यूपीएससी का है ना, आज 8 बजे से हो गई है। मैसेज आप ग्रुप में नहीं थे? ओके, आप बैठिए। आप, ये यूपीएससी की बच्ची है, ठीक है। कहाँ थे हम लोग? हाँ, विथ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, विस्तारित राजकोषीय नीति से हमने लो एग्रीगेट डिमांड के, मतलब रिसेशन के सिचुएशन से हम बाहर निकल गए। सरकार ऐसे ही काम करती है। मंदी आ गया, सरकार खर्चा करती है, सरकार टैक्स कम लेती है ताकि किसी भी तरह आप एग्रीगेट डिमांड बढ़ा लो, और इस तरह से हम लोग मंदी से बाहर निकल सकते हैं। अगर कहेगा कि सरकार मंदी से बाहर निकलने के लिए निम्नलिखित में से क्या करती है, तो वो भी मार सकते हो या नहीं मार सकते? टू कम आउट ऑफ रिसेशन गवर्नमेंट डज द फॉलोइंग। एमसीक्यू में दे दिया कि मंदी से बाहर निकलने के लिए सरकार क्या करेगी, टैक्स बढ़ाएगी या कम करेगी। तो ये तो अंडरस्टैंडिंग, अब समझ गए तो क्वेश्चन भी तो किसी भी तरह से पूछ सकता है। टैक्स कम करेगी, खर्चा बढ़ाएगी, कर्ज लेगी, ठीक है। तो मंदी से बाहर निकलना है अभी, इसलिए मोदी सरकार कर्ज ले रहा। तो इकोनॉमी जब समझेंगे ना तो आप पॉलिटिकली बायस्ड भी नहीं होंगे। सरकार तो कभी गलत हो ही नहीं सकती, चाहे वो राहुल बाबा हो चाहे मोदी जी हो। जस्ट लाइक वाइफ इज ऑलवेज राइट, गवर्नमेंट इज ऑलवेज राइट। एकदम सरकार का कभी भी आलोचना कभी भी नहीं करना है, ना इंटरव्यू में करना है, ना अपने मेंस आंसर राइटिंग में करना है, कभी नहीं। गवर्नमेंट की नीतियों को तभी समझ पाएंगे जब आप इकोनॉमी समझेंगे। अगर आप इकोनॉमी समझ रहे हैं तो आप क्रिटिसाइज नहीं करेंगे कि क्यों खर्चा कर रहा है, क्यों पेट्रोल के दाम नहीं कम कर रहा है। पेट्रोल के दाम कम कर देगा तो पैसा कहां से लाएगा खर्चा करने। एक तो ऐसे ही रिसेशन चल रहा है, आप टैक्स नहीं पे रहे, मैं टैक्स नहीं पे कर रहा हूं, जब से कोरोना हुआ नहीं पे कर रहा हूं। कोरोना से पहले भी तो दाम कम। हाँ, तो कोरोना यही एक रीजन है। रीजन यही है कि डेवलपमेंट चाहिए, खर्चे करने हैं। खर्चा अगर नहीं करेगा तो डिमांड आपका इकोनॉमी में बढ़ेगा। ये डिमांड बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये अगर डिमांड बढ़ाते हो तो क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है। प्रोडक्शन बढ़ता है तो क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, परचेजिंग पावर बढ़ती है। परचेजिंग पावर बढ़ती है, फिर एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है। और ये एग्रीगेट डिमांड बढ़ने को क्या समझते हो, जीडीपी को कौन बढ़ा रहा है? तुम डिमांड करते हो, प्रोडक्शन बढ़ता है, तभी तो ये जीडीपी बढ़ रहा है। जीडीपी कैसे बढ़ाओगे आप, डिमांड नहीं बढ़ाओगे तो। जितना खर्चा करोगे उतना डिमांड बढ़ेगा। और हमारे पास पैसा नहीं है, आपको पता है हमारे पास पैसा नहीं है। वर्ल्ड बैंक से सबसे ज्यादा इंडिया लोन लेता है, आपको ये पता होना चाहिए।
सबसे ज्यादा लोन लेता है इंडिया, अग्रणी देशों में से आता है वर्ल्ड बैंक से लोन लेने में। हमारे पास अपने रिसोर्सेस क्या है? आप शुरू से इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया देखो ना, 1951 की ही बात कर लो, एग्रीकल्चर कर रहे थे विकास, एग्रीकल्चर पर काम कर रहे थे, पैसा था। आज तक आपके पास आपके देश में इरिगेशन फैसिलिटी नहीं। अभी जब ड्रिप और स्प्रिंकल इरिगेशन आया है तब जाके 51, 53%, 49 का भी आंकड़ा है कि टोटल इरिगेशन अभी 49%, 51, 53 का आंकड़ा मिलेगा गवर्नमेंट के रिसेंट, अभी कोई आर्टिकल पढ़ेंगे तो। लेकिन ऑफिशियल डाटा है कि आपके पास कुल सिंचित भूमि कितनी है? 49%। आजादी के इतने साल हो गए, पैसा रहता तो क्या सभी किसानों को सिंचाई सुविधा नहीं आप मुहैया करा सकते थे? कि भगवान इंद्र भगवान पे छोड़ दिए हो आप, मौसम पर डिपेंडेंट हो, वर्षा हुई तो फसल होगा, नहीं हुई तो नहीं होगा। सोचिए आप लोग कितने वल्नरेबल हैं। आपका किसान क्यों सुसाइड कर रहा है? क्योंकि उसकी उपज खराब हो रही है। उपज खराब क्यों हो रही है? क्योंकि आप सिंचाई उसको, सोचिए आपके पास इतना पैसा नहीं है कि बेसिक जो सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है किसान, उसके लिए आप सिंचाई सुविधा, आपके पास कहां है पैसा? आपके पास एग्रीकल्चर शुरुआत किया था, प्लान बदल दिया आपने। बैलेंस ग्रोथ का अप्रोच होता है कि सबसे पहले एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्री, फिर सर्विस, ऐसे विकास होना चाहिए। और दूसरे प्लान में आ गया इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर या जर्मनी आपके एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने वाला। अभी आपको प्लॉट लेना रहे तो हजारीबाग में प्लॉट लेंगे या बड़का गांव में प्लॉट लेंगे? गांव में जाकर आपका चॉइस क्या होगा? शहर में लें, फ्लैट में लें, रेंट मिले, दुकान खरीदें, यही होता है ना इंडिविजुअल का चॉइस। सेम चॉइस था यूएसएसआर के पास, सेम चॉइस था जर्मनी के पास कि इंडस्ट्री में अगर भारत में पैसा लगाते हैं तो पैसा रिटर्न मिलेगा, अगर एग्रीकल्चर में लगाएंगे तो रिटर्न नहीं मिल। तो किसी ने आपके एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट नहीं, कर्जा भी नहीं दिया आपको एग्रीकल्चर में। तब आप कर्ज मांगने के लिए गए कि हमें उद्योग लगाने के लिए कर्ज दे दो, तब 2-4 फैक्ट्रियां लगी आपकी। और वो 51 की बात है, और 51 के बाद 66 में आप फूड इनसफिशियंट इकोनॉमी हो गए। 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपका खर्चा ज्यादा था, काम ज्यादा था, और आपके पास पैसे नहीं थे, कर्ज लेते थे और कर्ज लेके लौटा नहीं पाए, जिसकी वजह से आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंस हो गया। फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड गए थे आप कटोरा लेके भीख मांगने के लिए। तो सच इज द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हमारे पास पैसा नहीं है, भारत का आर्थिक इतिहास तंगहाली में है। तो अभी हमें पैसे की जरूरत है, इसलिए हम कर्ज ले रहे हैं। और कर्ज लेकर अगर हम कंजम्पशन पे खर्च करें देन यू कैन क्रिटिसाइज गवर्नमेंट। कर्ज लेकर आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम हो रहा है, इसलिए आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं। आपको अगर राजनेता समझाने आएगा कि पेट्रोल का दाम क्यों कम नहीं हो रहा, तो वो खुद फंस जाएगा। क्योंकि जब पेट्रोल का दाम मनमोहन में राइज हो रहा था, तो यही कोई चूड़ियां भेज रहा है, कोई गैस सिलेंडर, गोभी भेज रहा है, भेजता था या नहीं भेजता? तो इस बीजेपी वाले के पास, बीजेपी के नेता के पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसने बढ़िया तरीके से मनमोहन सिंह को का क्रिटिसाइज किया था। तो अब कांग्रेस वाले के पाले में गेंद है, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो वो तो पॉलिटिकल थिंग्स है, लेकिन आपको समझना होगा कि क्यों मनमोहन या क्यों मोदी गैस सिलेंडर के प्राइसेस बढ़ा रहा है, क्यों पेट्रोल के बढ़ा रहा है। आपको वो सब्सिडी खत्म कर दिया, कहा कि सब्सिडी आए, कहाँ आता है सब्सिडी? गैस आप लेते हैं या नहीं लेते हैं? 944 रुपये, 954 रुपये का सिलेंडर आ रहा है, अकाउंट में सब्सिडी आती है, धीरे धीरे गायब हो गया, वैनिश हो गया, वो नहीं दे रहा है सब्सिडी। सब हाँ, गवर्नमेंट इतने सारे पॉलिसी ला रही है जो इकोनॉमी के लिए फ्रूटफुल हो, लेकिन पब्लिक के लिए फ्रूटफुल नहीं होती। इकोनॉमी के लिए फ्रूटफुल होगा तभी पब्लिक के लिए लॉन्ग रन में फ्रूटफुल होगा। पब्लिक अपीजमेंट का काम नहीं कर रही है। सरकार की अलग अलग आइडियोलॉजी होती है। पब्लिक के लिए जो पॉलिसी लाई जाती है वो तभी बेनिफिट होती है जब आपकी इकोनॉमी अच्छी है। अगर आप धोती साड़ी बांटेंगे जो बांटते थे तो काम नहीं चलेगा। इस बात को समझिए। आपको मनमोहन सिंह बहुत अच्छा काम करके गए 10 साल में, उसका रिजल्ट कुछ मिला हमें। मोदी भी जो काम कर रहा है, गवर्नमेंट कभी गलत नहीं होता, मोदी भी जो काम कर रहा है उसका भी रिजल्ट मिलेगा। आप पॉलिटिकली बायस्ड मत बनिए। पेपर मैगजीन सब आता, सबके पास, मेरे पास काट है, सारे आपके पेपर के दलीलों को मैं काट दूंगा। इकोनॉमी सही जा रही है, इकोनॉमी में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी हमारे सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी हमारे पास रिसोर्सेस थे, उसको हमने बहुत सही से मोबिलाइज किया हुआ है। दिखेगा इसका असर।
अरे पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, वास्तविक बात है, दाम बढ़ रहा है, हम कम उसका यूजेस करेंगे, हम अपना भार कम कर सकते हैं। हम ऐसा तो नहीं है कि बिना पेट्रोल पिए मर जाएंगे। हम अपना भार कम कैसे करेंगे? हम उस चीज़ों को क्या करेंगे? कम यूज़ करेंगे। अगर कोई भी चीज़ महंगी है, लग्जरी, आप मर्सिडीज़ खरीदते हैं? नहीं खरीदते हैं। महंगी चीज़ है, लग्जरी चीज़ है, हम नहीं खरीदते हैं। उसी तरह रहने दो पेट्रोल को लग्जरी, साइकिल यूज करेंगे, मैंने तो खरीद भी लिया साइकिल, गाड़ी पड़ी रहती है नीचे, क्या फर्क पड़ता है? हम अपना कंजम्पशन जैसे बदल देंगे तो हम अपने खर्च को कम कर सकते हैं। गवर्नमेंट अगर अभी ये काम नहीं करेगी तो मुश्किल में फंस जाएगी। और आपको पता है 2014 में गवर्नमेंट ऑलरेडी मुश्किल में फंसी हुई थी। वो कहानी मैं आगे आपको और पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी समझ लिए कि किस तरह सरकार एग्रीगेट डिमांड बढ़ाती है। अब आइए कॉन्ट्रैक्शनरी में, यहाँ पर जस्ट अपोजिट होगा, वहाँ टैक्स को कम कर रहे थे या टैक्स को बढ़ा दो। मानव विकास और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रिलेटेड है क्या? मानव विकास और अर्थव्यवस्था डेवलपमेंट में? बिल्कुल, अर्थव्यवस्था का विकास होगा तो पैसा बढ़ेगा, तभी तो मानव विकास होगा। सर अगर हम भौतिक और मानव का जो विकास होता है उसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता है। मानव का पैरामीटर्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आता है, हैप्पीनेस भी आता है, ठीक है। सुबह से शाम तक कमा, खूब पैसा है, रात में कोई दो झापड़ मारे। सोशल जस्टिस भी है, सामाजिक न्याय भी है। अगर पढ़ लिख के नौकरी ले लेते हो शेड्यूल्ड कास्ट के और कोई कहता है अरे चमार IAS बन गया, ये भी पिंच करता है या नहीं करता है? तो ओवरऑल जो प्रॉस्पेरिटी होती है उसका अलग मतलब होता है। लेकिन इकोनॉमिक पैरामीटर वन ऑफ द पैरामीटर, ह्यूमन डेवलपमेंट का वन ऑफ द पैरामीटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपको हैप्पीनेस चाहिए, आपको इन्वायरमेंट चाहिए, आपको साफ पानी चाहिए, आपको इज्जत चाहिए, सोशल जस्टिस चाहिए, सभी चाहिए, ठीक है। टैक्स को बढ़ा देते हैं और यहां पर एक्सपेंडिचर को कम कर देते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शनरी है। यहां देखो, जब टैक्स बढ़ा देती है सरकार, बहुत ज़्यादा टैक्स आप पे लेने लगी, आपके पास पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम हो गया, आपके पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं बच रहा है। देखेंगे कि जब भी किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बोनस मिलता है, सरकार टैक्स रिलीफ देती है, तो तुरंत उसकी पत्नी कहती है कि अब तो बोनस मिला है, चलो शॉपिंग करने चलते। लेकिन अगर पत्नी को समझाना है तो उसको ये दिखाते रहिए, देखो सरकार GST बढ़ा दिया, देखो सरकार जो है टैक्स ले रहा है, इतना बढ़ा दिया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, तो पत्नी फिर डिमांड नहीं करेगी, तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो टैक्स जब बढ़ाती है सरकार तो आदमी के पास व्यक्तिगत उपभोग आय कम हो जाती है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है, वो खर्चा कम करता है और सरकार भी अपने एक्सपेंडिचर कम कर देती है। ऐसा होता नहीं है बहुत ज़्यादा केस में, ये सेक्टर पे डिपेंड करता है। सरकार एक साथ सभी एक्सपेंडिचर कम नहीं करती। जैसे कोरोना काल में कितनी नौकरियां बांटी गई बताइए? बिल्कुल नहीं बांटी गई। नौकरियां नहीं बांटने का रीजन क्या है? कि भार पड़ जाएगा सरकार पे, फिस्कल बर्डन, तुरंत सैलरी देनी पड़ेगी। जैसे ही रोजगार होगा तो तुरंत सैलरी देनी पड़ेगी, तो हाथ बांध लिया, काम तो हो नहीं रहा है ऑफिसेस में, चलो 1.5 साल बिल्कुल भी एम्प्लॉय, कहीं भी किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरी हुआ पिछले 1.5 साल में? आप पूरा ऑल ओवर इंडिया SSC, बैंकिंग, बैंक PO जितना है देख लीजिए, कहीं भी नौकरी नहीं बांटी गई। तो क्या उपाय किया गया? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, खर्चा कम करो। तो ये सरकार पे डिपेंड करता है कि कहाँ खर्चा बढ़ाना है और कहाँ खर्चा कम करना है। ये सरकार पे डिपेंड, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जहां एग्रीगेट डिमांड कम है वहां बढ़ाएगी, जहां एग्रीगेट डिमांड कम है वहां एग्रीगेट डिमांड बढ़ाएगी, और जहां एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है वहां कम करेगी। तो ये एक्सपेंडिचर कम कर देगी, खर्चा कम कर देगी। लोगों को क्या होगा एक्सपेंडिचर कम करने से? रोजगार मिलेगा। खर्चे कम तो रोजगार। सरकार ने पुल बनाना बंद कर दिया, रोड बनाना बंद कर दिया, गड्ढे खुदवाना बंद कर दिया, सारी योजना बंद कर रही है, तो एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा? कम। और पैसा मिलेगा नहीं। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या? वेजेस, तनख्वाह कम, तनख्वाह कम तो फिर परचेजिंग पावर कम, और इस तरह से फिर डिमांड कम। तो ये कॉन्ट्रैक्शनरी है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। संकुचित, इसको कहते हैं संकुचित राजकोषीय नीति।
तो आपने अभी देखा कि किस तरह से एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से, विस्तारित राजकोषीय नीति से सरकार मांग बढ़ाती है और किस तरह से संकुचित राजकोषीय नीति से, कंट्रक्शनरी फिस्कल पॉलिसी से सरकार मांग कम कर। अब जब इतना मैंने बतला दिया कि ये जो मांग है, अभी मांग अगर होती है अर्थव्यवस्था में तो प्रोडक्शन बढ़ता है, और प्रोडक्शन बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो वेजेज बढ़ते हैं, वेजेज बढ़ते हैं तो परचेजिंग पावर बढ़ता है, परचेजिंग पावर बढ़ता है तो फिर से एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है। अगर ये ऐसा बार बार होने लगे, अगर ये ऐसा बार बार होने लगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ आपका बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि आपकी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट अचीव कर लिया, और एम्प्लॉयमेंट अचीव कर लिया, आर्थिक समृद्धि आ गई, तो अर्थव्यवस्था स्थिर नहीं हुआ, स्टेबिलिटी आई या नहीं आई? समझ में बात आई या नहीं? स्टेबल इकोनॉमी आपका बना या नहीं बना? एग्रीगेट डिमांड, विशियस, ये डिमांड का सर्कल बन गया, बार बार डिमांड हो रहा है, डिमांड हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। इकोनॉमी में क्राइसिस कब आती है? जब आपको सरकार रोजगार। इकोनॉमी में क्राइसिस कब आती है? जब प्रोडक्शन का स्तर गिर जाता है। तो ये स्टेबल इकोनॉमी की निशानी है कि डिमांड बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन के हिसाब से लोगों को रोजगार मिल रहा है, रोजगार के हिसाब से लोगों की वेजेज बढ़ रही है, फिर वेजेज के बाद और लिख सकते हो उधर शादियां हो रही है, बैंड बाजा, फूल, सब इकोनॉमी को बढ़ा रहा है, और उसके बाद परचेजिंग पावर बढ़ रही है, और फिर एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है। तो आपका स्टेबल इकोनॉमी हो गया, अर्थव्यवस्था क्या हो गई? स्थिर हो गई। तो राजकोषीय नीति से अर्थव्यवस्था को स्थिर किया या नहीं? राजकोषीय नीति से अर्थव्यवस्था में रोजगार लाए या नहीं लाए? अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा या नहीं बढ़ा राजकोषीय नीति से? गेटिंग और नॉट? नहीं समझ में आया तो बोलो जी। हो गया एक क्वेश्चन 40 नंबर का। राजकोषीय नीति से कैसे अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि लाते हैं, स्थिरता लाते हैं, रोजगार सृजित करते हैं, यही दोनों पॉलिसी को बतलाना है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी और एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, पहले फिस्कल पॉलिसी लिखेंगे, फिस्कल पॉलिसी होता क्या है, उसके टूल्स को लिखेंगे कि क्या क्या टूल्स होते हैं, फिर बताएंगे कि दो नीतियां होती है, एक एक्सपेंशनरी और एक कॉन्ट्रैक्शनरी। अब अर्थव्यवस्था में मांग का स्तर कम है, लो डिमांड है, अब इस मांग को बढ़ाना है, फिर बढ़ाएंगे कैसे? तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का यूज करेंगे, बतला देंगे उसको दोनों, कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी दोनों, लेकिन बतलाएंगे क्या कि अब किसको यूज करेंगे? एक्सपेंशनरी को। और एक्सपेंशनरी को, विस्तारित राजकोषीय नीति को यूज करते हुए हम लोग रोजगार सृजित करेंगे, जीडीपी बढ़ाएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ सर्टेन हो जाएगा, और आपकी इस तरह से इकोनॉमी स्थिर हो जाएगी। तो एक 40 नंबर का क्वेश्चन पूरा हुआ या नहीं हुआ? अब आपको क्या क्या चीजें इसके बाद पढ़ने के बाद क्लियर है? जो क्वेश्चंस आपको देखेंगे, जो मैंने पहले लिख के दिया है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, क्लियर हो गया। बतलाओ मुझे, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? राजकोषीय नीति क्या होती है? आपको पूछ रहा हूं मैं, 20 शब्दों में बतलाइए। इसी समझदारी से आप बताइए सोच के, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। सरकार का जो राजकोष है उसको किस प्रकार से खर्च किया जाए वही नीति, और उसके लिए जो नीति बनाया जाता है, डेवलपमेंट डिमांड। 20 शब्दों में, बी स्पेसिफिक, व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? सरकार द्वारा समग्र मांग को बढ़ाने या घटाने के लिए उठाया गया कदम, चतुर का याद दिलवाड़ी। अरे अच्छा है, बोलो बोलो, बहुत बढ़िया बोल रहे थे, बहुत बढ़िया। सरकार द्वारा समग्र मांग को घटाने या बढ़ाने के लिए उठाया गया कदम, जिसके तहत कर नीति और व्यय नीति का और कर्ज की नीति का इस्तेमाल होता है। 20 शब्दों में इतना काफ़ी। सरकार निम्न मांग में राजकोषीय नीति का, निम्न मांग, और जब अर्थव्यवस्था में अधिक मांग हो जाती है तो राजकोषीय नीति का प्रयोग करती है। एक समय में विस्तारित नीति और एक समय में संकुचित नीति का प्रयोग करती है। हो गया फिस्कल पॉलिसी, हुआ या नहीं? अब तुमसे पूछे दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी? विस्तारित क्या है?
तो बता सकते हैं या नहीं? टैक्स को कम करना और एक्सपेंडिचर को क्वेश्चन सॉल्व। अब पूछ, हाँ अब दूसरा पूछे व्हाट इज कंट्रैक्शनरी, तो टैक्स को बढ़ा के और एक्सपेंडिचर को क्वेश्चन सॉल्व, पहचानना है। लेकिन ये सिर्फ ये मत समझना, टैक्स का पूरा स्टेटमेंट दे देगा। रिसेंटली गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड कैपिटल गेन टैक्स ऑन, ऐसा स्टेटमेंट लिख देगा। तो आपको समझना है कि वो टैक्स है और एक्सपेंडिचर लिख देगा। रिसेंटली गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड ए न्यू आईटीबीपी बटालियन, अभी हाल ही में सरकार ने एक नया आईटीबी, ये क्या है? एक्सपेंडिचर। सरकार ने एक नया बटालियन बनाया तो खर्चा किया है, तो आपको वो पहचानना होगा एमसीक्यू में। अब एक्सपेंशनरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, ये हो गया। एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपका हो गया कि व्हाट इज फिजिकल पॉलिसी एंड हाउ फिजिकल पॉलिसी ब्रिंग्स इकोनॉमिक ग्रोथ, अचीव ब्रिंग्स एम्प्लॉयमेंट, अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ब्रिंग स्टेबिलिटी इन इकोनॉमी। राजकोषीय नीति क्या है? अर्थव्यवस्था में कैसे ये रोजगार लाती है, आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करती है और स्थिरता लाती है। ये बड़ा क्वेश्चन हुआ। अब और देख लो क्या हो गया, ये 4 क्वेश्चन आपके हो गए। हाँ एक और, व्हाट आर द टूल्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी, तो टूल्स फिजिकल पॉलिसी में क्या है? टैक्सेशन, करारोपण, एक्सपेंडिचर और अब इसी में पूछेगा कि मंदी क्या है, तो मंदी को समझा सकते हैं। रिसेशन क्या है? रिसेशन क्या है? निम्न मांग का दुष्चक्र, विशियस साइकिल ऑफ, सारा कंसेप्ट यही है आपके पास। अगर पूछ रहा है रिसेशन क्या है, तो निम्न मांग का दुष्चक्र, विशियस साइकिल ऑफ लो डिमांड। और यही मंदी अगर ज्यादा दिन रह जाती है, आप समझते हैं पूरा बोतल, खंभा समझते हैं, खंभा और अब्धा समझते हैं? कौन कौन लेते हैं? समझते हैं या नहीं समझते हैं? बोलिए खुल के। और क्वार्टर भी समझते होंगे, अकेले रहते होंगे तो उसका इस्तेमाल करते होंगे। अब कोई बोल ही नहीं रहा, बहुत सीधा तो बनो मत। 2 क्वार्टर अगर यही रह गया तो ये रिसेशन जो है, मंदी जो है, ये मंदी पहले रिसेशन डिप्रेशन में बदलता है अगर 2 क्वार्टर रह गया। मतलब 2 क्वार्टर का मतलब क्या? बहुत हैवी ड्रिंकर है तुम, इसका मतलब आधा क्वार्टर नहीं दिख रहा तुमको। 2 तिमाही उसको बोलते हैं, 2 क्वार्टर, तो वो बदल जाता है डिप्रेशन में। और अगर फिर और सक्सेसिव अगर वो जारी रहा, आधा अगर लगातार हो गया और 6 माही पार कर गया, पूरा साल पार कर गया, धीरे धीरे वो अवसाद में बदल जाता है महामंदी। इसका मतलब रिसेशन भी पूछ सकता है आपसे, मंदी क्या होता है, आपसे महामंदी क्या होता है। आप समझ रहे हैं बात को? इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। उधर निम्न मांग से, रिसेशन से, इधर इन्फ्लेशन वाला आ गया कि अगर मांग ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है, तो इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन का दूसरा टॉपिक है जो हम लोग कल पढ़ेंगे। गेटिंग और नॉट? क्यों इन दोनों टॉपिक को एक साथ बढ़ाया, ये समझ में आया? अब ये नोट्स जो है, ये आपको जब आप लोग एडमिशन ले लेंगे तो ग्रुप में ये PDF आपको ऐसे चला जाएगा और आपको प्रिंट कराना है, ठीक है? तो कल भी क्लास के लिए आइए, जल्दी से जल्दी कुछ गुरु दक्षिणा दे के एडमिशन ले लीजिए। और उसके बाद एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा जहाँ पर ये नोट्स शेयर किए जाएंगे, ठीक है? कल हम लोग इन्फ्लेशन वाला टॉपिक आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद।